Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो जैसा कि अपनी करंट क्लासेस चलती आ रही है एग्जाम को लेके, तो अभी रिसेंट में आपका जो एग्जाम है वो है MNS एग्जाम। इसके साथ ही जो BHU की वैकेंसीज आ रखी है और अपने अपकमिंग एग्जाम नोट सेट। तो अभी जो अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी वो रहेगी, फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी रहेगी किसके लिए, जो MNS एग्जाम है उसके लिए। उसी के लेवल के जो हम यहाँ पे MCQ जो है यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। साथ में BHU के लिए भी क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी और नोट सेट प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट ये रहने वाली है। तो टिल एग्जाम ये क्लासेस जो कंटिन्यू रहेगी अपने यूट्यूब सेशन, यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एमसीक्यू सेशन डेली अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको। एमसीक्यू अपना, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज नर्स जब ऑक्सीजन थेरेपी दे रही है पेशेंट को तो उसे पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो ह्यूमिडिफाइड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए आपको पूछा गया है। ऑक्सीजन इज ए हॉट एयर एंड इट में बर्न ट्रेकिया। ऑक्सीजन किस प्रकार की एयर है, हॉट एयर है और ये ट्रेकिया को बर्न कर सकती है। ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ड्राई गैस है और म्यूकस को थिक कर सकती है। सी में क्या है, ऑक्सीजन गेट क्लीन ऑफ पैथोजेंस बाय ह्यूमिडिफिकेशन। जब आप ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करते हो तो ये क्या करती है, ह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस से ऑक्सीजन के अंदर किसी प्रकार के पैथोजेंस नहीं रहते, ऑक्सीजन एकदम प्योर हो जाती है, क्लीन हो जाती है। लास्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन इज इजीली एब्जॉर्ब बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड एच आयंस टू इट। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को ऑक्सीजन, जब आप ह्यूमिडिफिकेशन करते हो ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन जो है वो क्या एक इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एच आयन ऐड हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन। तो कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा एकदम सिंपल एमसीक्यू है। ठीक है, एमएनएस के अंदर जो क्या प्रकार का एकदम आपके सिंपल एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे, साथ साथ में आपके नोट सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्री के अंदर जो है इस प्रकार के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चलिए, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑक्सीजन को जो है वो एक प्रकार की ड्राई गैस माना जाता है और ये क्या करती है, म्यूकस जो होते हैं, सिक्रेशंस जो होते हैं अपने एयरवे के, उनको क्या कर देती है, थिक कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाएगी आपके एयरवे की अगर वो थिक हो जाएंगे तो। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ऑक्सीजन का इफेक्ट कैसा आता है, ड्राइंग इफेक्ट। ड्राइंग इफेक्ट की वजह से क्या करेगी, डैमेज करेगी किसको, एयरवे को डैमेज करेगी, प्लस म्यूकस के जो सारे जो सिक्रेशंस होते हैं यहाँ पे उनको ये क्या कर देगी, थिक कर देगी, जिसकी वजह से जो एयरवे है वो क्लीन नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से और जो है पेशेंट को जो है वो डिफिकल्टी फील होगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए हमेशा जब ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को ह्यूमिडिफायर में जो है वो उसको ह्यूमिडिफिकेशन के साथ में ही प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी जैसे अलग अलग डिवाइसेज आते हैं, अलग अलग फ्लो रेट के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। ठीक है, उन जैसे O2 फेस मास्क हो गया, ठीक है, नॉन रिब्रीदर मास्क हो गया, इनके अलग अलग फ्लो रेट के अकॉर्डिंग इनको प्रोवाइड किया जाता है। कंप्रेशन ऑफ ब्लीडिंग कैरोटिड आर्टरी इमीडिएटली लीड्स टू। ठीक है, देखो आप क्या पूछा गया है कि कैरोटिड आर्टरी से अगर ब्लीडिंग हो रही है और उसको हमने क्या कर दिया, कंप्रेशन कर दिया, तो वो क्या लीड कर सकता है, क्या इमीडिएटली कॉज कर सकता है पेशेंट में, वॉमिटिंग, स्ट्रोक, ब्लाइंडनेस या फिर लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल है वो क्या हो सकती है, यहाँ पे लॉस हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है, पेशेंट को स्ट्रोक आ सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है।
क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे? सिंपल सा एमसीक्यू पूछा गया आपसे कि कैरोटिड आर्टरी को जो है वो उसमें उससे ब्लीडिंग हो रही थी, हमने क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। अब ये क्या कॉज कर सकती है? तो देखो ये एक प्रकार से ट्रॉमा से रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो आपके बनता है, ठीक है। हॉस्पिटल्स के अंदर खूब सारे केसेस देखने को मिलते हैं इस प्रकार के, भाई ट्रॉमा से रिलेटेड कोई पेशेंट आया और उसके अंदर इस प्रकार के साइन सिम्टम्स देखने को मिले, अगर उसका ब्लीडिंग हो रही तो obvious सी बात है, हम क्या करते हैं? कंप्रेशन कर देते हैं, ठीक है। उसको फर्स्ट एड के दौरान हो सकता है वहाँ पे किसी ने कंप्रेशन कर दिया हो, तो उससे क्या कॉज हो सकता है पेशेंट में, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, कैरोटिड आर्टरी क्या करती है? सप्लाई करती है किसको? ब्रेन को और नेक को, ठीक है। अब देखिए सपोज यहाँ पे क्या है, कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ पर क्या लग गया है? कट लग गया है। तो कट लगने की वजह से यहाँ से तो क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। हमने प्राइमरी ब्लीडिंग को तो हमने स्टॉप कर दिया, मगर ज्यादा कंप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है? जो ब्रेन की साइड में जो है वो ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं पहुंचेगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। अब देखो ब्रेन की यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिला है? हाइपोपरफ्यूजन। इस हाइपोपरफ्यूजन की वजह से क्या होगा? पेशेंट में स्ट्रोक की कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। तो ये सब जो है क्लासेस अपनी ऑलरेडी पहले से ली गई है स्ट्रोक के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर मैं वापस इनको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नोट सेट के टाइम पे हम हो सकता है हम इसको वापस से एक बार यहाँ पे डिस्कस कर दें, ठीक है। बाकी देखिए, वोमिटिंग, ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यहाँ पर जो है वो प्राइमरी लीड नहीं होता है कैरोटिड आर्टरी के कंप्रेशन से। क्या होता है? मोस्ट कॉमन स्ट्रोक यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिल सकता है ड्यू टू हाइपोपरफ्यूजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन की सप्लाई जो है वो रुक जाएगी यहाँ से। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। तो इस एग्जाम के अंदर क्या है कि इजी एमसीक्यू जो है वो आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। एमएनएस के अंदर ज्यादा डीप लेवल के अंदर वो नहीं जाते, सुपरफिशियली आपसे जो है वो एमसीक्यू पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनेल कोलिन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। जब पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है, जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है या फिर खुद से जब रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है वो, उसे हम क्या करते हैं? इंट्यूबेट करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब वगैरह की मदद से। तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन इंट्यूबेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको सक्सिनल कोलिन से उसको एडमिनिस्टर करते हैं। और देखो एक एमसीक्यू और बन गया अपने एमसीक्यू के अंदर ही कि सक्सिनल कोलिन क्या कॉज करता है पेशेंट में? ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ओवरकम दिस इफेक्ट? अब इस ब्रेडिकार्डिया को ओवरकम करना है, ब्रेडिकार्डिया को डिक्रीज करना है, वापस से नॉर्मल लेके आनी है हार्ट रेट को, तो आप जो है वो कौन से एजेंट की यहाँ पे मदद लोगे या फिर कौन सा एजेंट पेशेंट को प्रोवाइड कराओगे? ऑप्शंस है अपने पास में एड्रिनालिन, लीडोकाइन, कैल्शियम ग्लूकोनेट और एट्रोपिन। क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए जो सक्सिनल कोलिन होता है, ये एक प्रकार से क्या है? सिंपल अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द जो सक्सिनल कोलिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, तो ये होता है आपका स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की होने की वजह से इसे हम कौन सी कंडीशन में काम में लेते हैं? इंट्यूबेशन के अंदर, या फिर जो वेंटिलेशन प्रोवाइड सब जो वेंटिलेशन की नीड पड़ती है पेशेंट्स को, उनको क्या करना पड़ता है? इंट्यूबेट करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं? सक्सिनल कोलिन का यूज करते हैं, क्योंकि क्या करता है? मसल्स को रिलैक्स करता है। अब देखिए इसका साइड इफेक्ट की हम बात करें तो क्या हो सकता है? पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, तो आप क्या प्रोवाइड करोगे? और एक और एमसीक्यू यहीं से बनेगा कि अगर सक्सिनल कोलिन की अगर टॉक्सिक डोज हम दे देंगे तो ये क्या कर सकता है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस।
चलिए, अब देखो हमसे पूछा क्या गया था कि ब्रेडिकार्डिया को हमें ओवरकम करना है, तो आप क्या यहाँ पे प्रोवाइड करोगे? क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे? अब देखिए कि सबसे पहले तो सक्सेनल कोलिन कौन सी जो कैटेगरी ऑफ ग्रुप के पेशेंट्स के लिए काम में लिया जाता है। एक और एमसीक्यू बनेगा आपके यहीं से कि सक्सेनल कोलिन को ज़्यादा कौन सी कैटेगरी ऑफ ग्रुप के लिए काम में लेते हैं इंडक्शन ऑफ अनेस्थीसिया के दौरान। तो इसको कॉमनली हम काम में लेते हैं चिल्ड्रंस के अंदर। ये भी एमसीक्यू पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखना। अब यहीं पर आपको एमसीक्यू का आंसर जो रहेगा अपना, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या देंगे हम इसको? एट्रोपिन देंगे। तो यहीं से एक एमसीक्यू एक और बनता है, एट्रोपिन इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट सक्सिनल कोलिन इंड्यूस्ड ब्रेडिकार्डिया। इसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, तो चिल्ड्रन के अंदर काम में लेते हैं सक्सिनल कोलिन को, यहां पर आप क्या प्रोवाइड करोगे? एट्रोपिन। और यही आपसे पूछ ले कि एडल्ट के अंदर क्या प्रोवाइड कराओगे, तो यहाँ पे प्रोवाइड कराओगे क्या आप? लिडोकाइन। लिडोकाइन भी क्या करता है? टेकिकार्डिया कोज करवाता है, इसलिए। मगर यहाँ पर सक्सेनल कोलिन मोस्ट कॉमन किस में काम में लेते हैं? बच्चों के अंदर। इसलिए अपना आपका आंसर भी क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। यहाँ पर लिडोकाइन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस एमसीक्यू को लाने का मेरा मेन मोटो यही था कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए सक्सेनल कोलिन के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बनता है और बच्चे जो है वो बार बार क्योंकि पढ़ा हुआ रहता है लिडोकाइन से रिलेटेड कि हाँ ये क्या करता है, पेडिकार्डिया को ट्रीट करता है, बट किसमें? एडल्ट के अंदर। अगर आपको नहीं पता था ये टॉपिक, तो प्लीज आप मेरे साथ में नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा पेशेंट इज। देखो ट्रॉमा पेशेंट है, तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए? मेंटेनेंस ऑफ एन एडिक्वेट एयरवे, एडिक्वेट एयरवे के लिए मेंटेनेंस कीजिए। कंट्रोल ऑफ हेमरेज, हेमरेज को कंट्रोल करना है। मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, पेशेंट का जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन कीजिए। या फिर रूलिंग आउट है स्पाइनल इंजरी, स्पाइनल इंजरी को हम पता लगाना है, रूलिंग आउट करना है उसके बारे में। ट्रॉमा पेशेंट है और उसका मैनेजमेंट के लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? तो ये एमसीक्यू तो अब तक का सबसे इजी एमसीक्यू है, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में किसी को कोई गलत आंसर देगा इसका। देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले हमें क्या करना है? एयरवे को एडुकेट करना है, ताकि हम प्रॉपर तरीके से उसको ऑक्सीजन सप्लाई या फिर उसका ब्रीथिंग पैटर्न को हम वापस से मेंटेन कर सकें। अब देखो ट्रॉमा पेशेंट है, तो उसे आप किस प्रकार से उसका एयरवे ओपन करोगे? तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा आपका? जो थ्रस्ट मैन्यूअर। ये यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, जो थ्रस्ट मैन्यूअर। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा? हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअर। ठीक है, ये दो मैन्यूअर जो है मोस्ट कॉमनली काम में लेते हैं एयरवे ओपन करने के लिए। तो यहाँ तक किसी के कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक अरेस्ट? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कार्डियक अरेस्ट के लिए रिस्क फैक्टर या फिर कॉज नहीं है? आपसे पूछा है नॉट ए कॉज और रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, हाइपरकैलेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोवोलेमिया या फिर हाइपोक्सिया। कौन सी कंडीशन है जिसके ज्यादा होने से या कम होने से जो है वो कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है, कार्डियक अरेस्ट की रिस्क यहाँ पे कम होती है?
तो देखिए हाइपरकैलेमिया पोटेशियम तो एक मोस्ट कॉमन यहाँ पे रिस्क फैक्टर होता है। अगर इसका लेवल कम होगा, ज़्यादा होगा, पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ से एक्सक्लूड करते हैं। सेकंड, हाइपोवोलेमिया, अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ही कम होगा तो आपके इमीडिएटली आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर, आपके पल्स रेट के ऊपर अफेक्ट होगा उससे। थर्ड है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया भी क्या करता है, आपके कार्डियक अरेस्ट वाली प्रॉब्लम को यहाँ पे कॉज कर सकता है। मगर देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि कभी भी हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से आपको जो है वो कार्डियक अरेस्ट की रिस्क यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो किसकी वजह से देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आंसर होता क्या आपका हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, मगर हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट नहीं देखने को मिलता है इतना कॉमनली। तो आपका आंसर क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस एमसीक्यू, और इस चारों रेशनल्स, चारों ऑप्शंस में से बेस्ट आंसर क्या रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिया। और कौन कौन सी कंडीशन जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो देखिए पोटेशियम के लेवल चाहे बढ़े चाहे कम हो, दोनों से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आपका फ्लूइड वॉल्यूम, ऑक्सीजन और एसिडोसिस की वजह से भी, और हाइपोथर्मिया। इसके बाद में टॉक्सिसिटी, कोई यहाँ पे डोज हाई हो गई किसी ड्रग वगैरह की, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। थ्रोम्बोसिस की वजह से, और एम्बोलिज्म की वजह से अभी हो सकता है, चाहे वो कोरोनरी हो, चाहे पल्मोनरी हो, चाहे बॉडी की किसी भी रीजन से एम्बोलाई बना हो, क्लॉट बना हो। उसके बाद में टेंशन न्यूमोथोरेक्स। इस प्रकार की जो कंडीशन से क्या देखने को मिलता है, कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट प्रेजेंटिंग टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ चेस्ट पेन। एक पेशेंट आया आपके पास में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, कंप्लेंट क्या कर रहा है, चेस्ट पेन की, एग्रीवेटेड बाय कफिंग एंड रिलीव्ड बाय सिटिंग अपराइट। जो कि बढ़ किस वजह से रहा है, कफिंग करने से तो वो क्या कर रहा है, एग्रीवेट हो रहा है, बढ़ रहा है चेस्ट पेन, और रिलीव कैसे हो रहा है, जब वो अपराइट पोजीशन में सीधा या फिर वो बैठता है, मतलब सिटिंग पोजीशन के अंदर वो बैठता है, तो वो उसका जो चेस्ट पेन है वो यहाँ पे सबसाइड होता है, कम होता है। मैं हैव एडिशनल फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑफ। अब जब इस प्रकार की जो फाइंडिंग दिख रही है तो उस पेशेंट के अंदर और क्या यहाँ पे एडिशनल फाइंडिंग मिलेगी हमें, कि हाँ वो चीज होने की वजह से इस प्रकार के साइन सिम्टम्स यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलते हैं। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रिप, पल्सस पैराडॉक्सस, क्रैकल्स या फिर वीजिंग। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे, तो देखिए ये जो कंडीशन आपको दिखाई यहाँ पे ऑप्शन में दिख रही है, तो ये है आपका आंसर। क्या यहाँ पे क्या करेक्ट होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। ठीक है, पेरिकार्डियल जो रीजन होता है उसके अंदर अगर फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से पेशेंट को क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। वो फ्रिक्शन कैसे होगा, रेस्पिरेशन करेगा वो पेशेंट तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो चेस्ट पेन होगा। इस वजह से वो क्या कर रहा है, पेशेंट सिटिंग अपराइट पोजीशन ले रहा है, जिससे क्या होगा, लंग्स और अच्छे से एक्सपैंड होंगे। ठीक है, और उसको जो है वो पेन कम होगा, क्योंकि जब लंग्स प्रॉपर तरीके से एक्सपैंड होंगे तो वो वहाँ पे फ्रिक्शन रब यहाँ पे कम देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि कफिंग होगी या फिर वो लाइंग पोजीशन में होगा और उसको कफिंग होगी तो वहां पर जो है पेन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन जो होती है वो कौन सी होती है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रिप, और ये किसकी वजह से देखने को मिलती है, तो पेरिकार्डाइटिस की वजह से। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस वाली कंडीशन के अंदर भी ये जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसी के सिमिलर एक और कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, प्लूरल फिक्शन। ठीक है, प्लूरल फिक्शन। तो प्लूरल फिक्शन के अंदर जो लंग्स की जो प्लूरा होती है, वहां पर उसकी फ्रिक्शन की वजह से पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है। सेकंड देखिए, ये जो साउंड है, ठीक है, इसके अंदर आपको किस प्रकार का साउंड सुनाई देगा। यहां से भी आपका एक और एमसीक्यू बनता है कि पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब के अंदर किस प्रकार से का साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर साउंड आपको मिलेगा,
हाई पिच साउंड यहाँ पे सुनने को मिलेगा। सेकंड एमसीक्यू बनेगा कि कब सुनने को मिलेगा, इंस्पिरेशन के टाइम पे, एक्सप्रेशन के टाइम पे, तो फिर ऑडिबल एट एंड एक्सपिरेशन। तो जब हम एंड एक्सप्रेशन की स्टेज में होंगे तब हमें जो है वो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब जो है वो साउंड हमें सुनने को मिलेगा। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या लिखा गया है, पल्सस पैराडॉक्सस। तो देखिए पल्सस पैराडॉक्सस का क्या मीनिंग होता है, यहाँ पर जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तब हमारा एट्रियल जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू एक्सपीरेशन। इसकी अगर डेफिनेशन हमें देखने को मिलेगी तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रेशर ड्रॉप मोर देन 20 mmHg ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, पल्सस पैराडॉक्सिस। क्रैकल साउंड और वीजिंग साउंड ये हमारे लंग्स के साउंड्स होते हैं, ठीक है। वीजिंग साउंड से हमें कहाँ कब कब सुनाई देता है, अस्थमेटिक वाली कंडीशन के अंदर। अस्थमा के अंदर जो साउंड सुनने को मिलता है, विस्लिंग साउंड सुनने को मिलता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वीजिंग साउंड। और लास्ट में जो साउंड है आपका क्या, क्रैकल। तो क्रैकल कैसा साउंड होता है, हाई पिच साउंड होता है ये भी, और ये कब सुनाई देता है हमें, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम पे हमें जो साउंड सुनाई देता है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रैकल। और ये जो वीजिंग साउंड है ये हमें कब सुनाई देता है, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों के अंदर कंटिन्यूअस जो है हमें साउंड सुनाई देगा। इसके बाद में एक साउंड और होता है, उसे अपन बोलते हैं रोंके साउंड। तो रोंकिंग साउंड इसको अपन क्या बोलते हैं, रंबलिंग साउंड। ठीक है, रोंके साउंड को हम क्या बोलते हैं, रंबलिंग साउंड। तो ये कुछ जो है आपके लंग्स के अंदर जो साउंड्स आपको देखने को मिलते हैं उनके एग्जांपल्स है, ठीक है। रंबलिंग साउंड को हम क्या बोलते हैं, कोरस रंबलिंग साउंड, प्रॉपर इसका नाम होता है। लाइक कोई पेशेंट जैसे नाइट में स्नोरिंग करता है उस प्रकार का साउंड सुनाई देता है हमें, उसे हम बोलते हैं रोंके साउंड। तो ये हो गया आपका, इस एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। पेरिकार्डियल फिक्शन रिप की वजह से क्या देखने को मिलता है, पेशेंट में चेस्ट पेन देखने को मिलता है। इसको ट्रीट करने के लिए एमसीक्यू में एक एमसीक्यू और आपका प्रिपेयर हो रहा है कि एक जैसे आपको पूछ सकता है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछ सकता है, नर्सिंग केयर से एमसीक्यू बन सकता है यहीं पे कि पेरिकार्डियल फिक्शन रिप है, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो कौन सी पोजिशन दोगे उसको, तो आंसर क्या रहेगा आपका, सिटिंग अपराइट पोजिशन। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका, the process of assessing patient who comes to emergency department and determining the management priority is called the process of assessing patient। पेशेंट को असेस करने की ऐसी कोई प्रोसेस जो पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रहा है और उसको डिटरमाइन कर रहे हैं मैनेजमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज। कोई पेशेंट आया आपके पास में, हमने हमें क्या करना है, उसका मैनेजमेंट करना है, मगर मैनेजमेंट करने के लिए भी हमें उसे क्या करना है, उसकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग उसके मैनेजमेंट को डिटरमाइन करते हुए उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किसी प्रोसेस के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मिराज, ट्रायज, लेवाज या फिर कॉलाज। क्या रहेगा आंसर यहाँ पे, ये एमसीक्यू जो है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रायज। ठीक है, ट्रायज ही ऐसी ऐसी प्रोसेस होती है जो पेशेंट को उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उन्हें हम कुछ कैटेगरीज के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रायज। तो देखिए इसके अंदर जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो मीनिंग पूछते हैं, ट्रायज का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है शॉर्टिंग ऑफ पेशेंट बाय प्रायोरिटी।
प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग? ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। या फिर इवाकुएटिंग, जैसे कोई डिजास्टर हो गया, डिजास्टर के अंदर आपको किसको सबसे पहले इवाकुएट करना है, ठीक है, या तो ट्रीटमेंट के लिए या फिर इवाकुएटिंग के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे किसी हॉस्पिटल के अंदर आग लग गई है, तो वहां पर आप किस प्रकार से पेशेंट को इवाकुएट करोगे, कौन कौन से पेशेंट सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करोगे सेफ जगह पे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रायज बोलते हैं। इसकी कुछ कैटेगरी होती है, एक होती है इमीडिएट, सेकंड होती है अर्जेंट, एंड थर्ड होती है डिलेड। इमीडिएट में क्या होता है, जिसको इमीडिएटली जो है वो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट चाहिए, उसे हम किस में रखेंगे? इमरजेंसी में रखेंगे। जिसको यहाँ पे कैजुअलिटीज ऐसी हो रखी है भाई, जिसको हम जिसको इमीडिएटली हमने उसको ट्रीट नहीं किया, तो वो उसको क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। सेकंड यहाँ पे अर्जेंट में क्या आएगा? एज सून एज पॉसिबल। थर्ड क्या है? डिलेड। डिलेड में क्या है कि मेडिकल इंटरवेंशन की उसको रिक्वायर है, मगर उसको इतनी अर्जेंसी नहीं है कि अर्जेंट और इमीडिएट से पहले उसको किया जाए, ठीक है, नॉट अर्जेंसी। ये तो हो गई क्या कैटेगरी। अब देखिए कई बार इसके क्या कलर कोड से भी एमसीक्यू बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड के। रेड कलर कोड किसको दोगे आप? इमीडिएट को। मतलब फर्स्ट टू ट्रीट। इसके बाद में सेकंड जो कोड आता है वो आता है यहाँ पे येलो। येलो किसको देंगे? सेकंड टू ट्रीट। मतलब क्या हो गया? पेशेंट तो जो है वो सीरियस है, बट नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। थर्ड जो हम यहाँ पे देते हैं, वो देते हैं कलर कोड ग्रीन। ग्रीन में क्या आती है? माइनर इंजरी। इसके बाद में लास्ट वन जो कलर देते हैं वो है ब्लैक। तो ब्लैक किसको देते हैं? नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। ऐसे पेशेंट जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उनको हम ब्लैक कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। इनको हम प्रायोरिटी में नहीं देते हैं क्योंकि वो नहीं बचने वाले हैं, तो उन्हें हम किसमें डालते हैं? ब्लैक कैटेगरी में। और ये ट्रायज होता ही डिजास्टर के अंदर है। वहां पर जितनी हम कैजुअलिटीज को जिंदा बचा सके या फिर जिनको हम लाइफ सेविंग प्रोसीजर कर सके, उनको यहाँ पे प्रायोरिटी रखी जाती है। और ये होते हैं कलर कोड। और कैटेगरी कितनी होती है? 3 होती है। कलर कोड कितने दिए इन्होंने? 4 कलर कोड दिए हुए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम डिलीवर्ड वाया सेंट्रल वेन। किसी भी सेंट्रल वेन से जो है वो कितना कंसंट्रेशन का, कितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन का जो है वो पोटेशियम हम डिलीवर्ड कर सकते हैं? 20 मिलीमोल पर आवर, 40 मिलीमोल पर आवर, 60 मिलीमोल पर आवर या फिर 100 मिलीमोल पर आवर। क्या रहेगा आंसर यहाँ पे? सेंट्रल वेन के द्वारा पोटेशियम का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना दे सकते हैं हम? तो देखिए सेंट्रल वेन कौन कौन सी होती है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। सेंट्रल वेन की हम बात करें तो कौन क्या होता है? इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन, ठीक है, और साथ में अपन कर सकते हैं किसको?
फीमोरल वेन को। तो ये सारी जो वेन्स होती है हम क्या कहते हैं, सेंट्रल वेन करते हैं, ताकि इनका डायमीटर जो क्या होता है, बड़ा होता है पेरिफेरल वेन से, ठीक है, इसलिए। दूसरा, पोटेशियम जो होता है वो ज्यादातर और मोस्ट कॉमनली कौन सी वेन से देते हैं, अपन सेंट्रल वेन से देते हैं, क्योंकि पेरिफेरल वेन से भी देते हैं मगर उसका जो कंसंट्रेशन है वो अलग होता है, और मोस्ट कॉमन रूट जो होना चाहिए वो कौन सा होता है, सेंट्रल वेन। और यहाँ पर पेरिफेरल क्यों नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे कौन चांसेस होते हैं फ्लेबाइटिस कॉज होने के, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए ज्यादा यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे पोटेशियम जो है पेरिफेरली नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सेंट्रल वेन से कितना दे सकते हैं, तो 20 मिलीमोल पर आवर की यहाँ पे स्पीड से जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं अपन। नेक्स्ट एमसीक्यू, के बाइंड इज गिवन फॉर पेशेंट विथ, ठीक है, कौन से पेशेंट्स के लिए हम के बाइंड का यूज में लेते हैं, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया या फिर हाइपोनेट्रीमिया। कौन से पेशेंट के लिए के बाइंड यहाँ पे यूज में लिया जाता है, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया या फिर हाइपोनेट्रीमिया। क्या रहेगा अपना आंसर, के बाइंड। होता क्या है के बाइंड, तो देखिए के बाइंड के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, इसके अंदर जो है अपन कहते हैं कि साल्ट क्या होता है इसके अंदर। तो देखिए एक प्रकार से ये क्या होता है, पाउडर होता है। किसका पाउडर होता है, तो देखिए कैल्शियम पॉलीस्टायरिन सल्फोनेट का, ठीक है। के बाइंड में क्या होता है, कैल्शियम पॉलीस्टायरिन सल्फोनेट का यहाँ पे क्या पाउडर फॉर्म के अंदर यहाँ पे एक पैकेट रहता है, ठीक है। कितने ग्राम का रहता है, अगर तो ये आंसर क्या रहेगा आपका, 15 ग्राम का ये हमें प्रोवाइड होता है मार्केट के अंदर। और ये किसको ट्रीट करने के लिए देते हैं, कौन से पेशेंट को हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो जिन पेशेंट्स में हाइपर कैलेमिया होता है उनको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है क्या, के बाइंड। नेक्स्ट एमसीक्यू, बेस्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का अगर पेशेंट है आपके पास में, उसका बेस्ट मैनेजमेंट कौन सा रहेगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, मैकेनिकल वेंटिलेशन, आईपीपीवी, नॉर्मल सलाइन या फिर रीब्रीदिंग इन पेपर बैग। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का पेशेंट है तो उसके लिए कौन सा बेस्ट मैनेजमेंट रहेगा ऑप्शन में, तो देखिए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस जो है वो मोस्ट कॉमनली किस रीजन की वजह से देखने को मिलता है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है पेशेंट, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से पेशेंट की बॉडी में क्या हो रही है, CO2 की यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि CO2 किस प्रकार की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। CO2 बढ़ी तो क्या होगा, एसिडोसिस, CO2 कम तो क्या होगा, एल्कलोसिस। क्योंकि पेशेंट क्या कर रहा है, हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हो रही है बॉडी के अंदर, CO2 ज्यादा निकल रही है बॉडी के अंदर से, तो CO2 कम हो रही है, तो मतलब क्या हो गया पेशेंट को, एल्कलोसिस हो गया। अब इसको आप किस प्रकार से मैनेज करोगे, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रीब्रीदिंग करवाएंगे पेशेंट को वापस से, इसको हम जैसे पेपर बैग देंगे, ठीक है, एक थैली उसको प्रोवाइड करवाएंगे, फिर हम बोलेंगे कि इसी के अंदर मुंह लगा लीजिए और फिर बाद में वहीं से क्या कीजिए, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कीजिए, क्योंकि ब्रीथ आउट करोगे तो वापस से उसमें क्या रहेगी, CO2 रहेगी पेपर बैग में, तो वो CO2 क्या होगी, वापस से इनहेल होगी, और जो एल्कलोसिस है वो यहाँ पे क्या होगा, ट्रीट होगा। तो एक तो हो गया आपका रीब्रीदिंग इन पेपर बैग। सेकंड जो है, क्या अपन यहाँ पे ड्रग की हम बात करें तो हम क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, एसिटाजोलामाइड।
कब देंगे? अगर पेशेंट जो है वो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया के अंदर रह रहा है तो। उस कंडीशन में क्या होगा, वो हाइपर वेंटिलेट करेगा, क्योंकि ऊपर वाली जो जगह रहती है हाई एल्टीट्यूड में क्या रहती है, ऑक्सीजन कम रहती है। हाइपर वेंटिलेट करेगा तो क्या होगा, CO2 ज्यादा निकलेगी बॉडी में से, तो वहां पर क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। इसे आप किस प्रकार से ट्रीट करोगे, तो देखिए एसिडोसिस मतलब CO2 बढ़ा है, CO2 पेशेंट जो है वो बॉडी से नहीं निकाल पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रख सकते हो। इसके साथ में और क्या कर सकते हो, एडिक्वेट ऑक्सीजन, पैटेंट एयरवे, ताकि उसकी O2 सप्लाई अच्छी हो। इस प्रकार से आप जो है एसिडोसिस को ट्रीट कर सकते हो। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को अगर हो गया तो उसको कैसे ट्रीट करोगे, MCQ बने हुए हैं इन सब से। तो देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए क्या दोगे, आप एडमिनिस्टर करोगे डायरेक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट को, प्लस क्या करोगे, पेशेंट का जो हाइड्रेशन स्टेटस है, उसका फ्लूइड वॉल्यूम है, उसको यहाँ पे क्या करोगे, मेंटेन करोगे। और यही अगर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया, अब क्या करोगे, किस प्रकार से इसको ट्रीट करेंगे, तो एल्कलोसिस हुआ है, तो एल्कलोसिस हो रहा है तो यहाँ पे क्या करोगे, डायलिसिस करवा सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर आइसोटोनिक सलाइन देंगे। सलाइन में और आप क्या दे सकते हो पेशेंट को, यहाँ पे KCl दे सकते हैं, बट क्या करना है, अवॉइड रिंगर लेक्टेंट। अगर पेशेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, आप रिंगर लेक्टेंट को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट MCQ, इसी के साथ ही आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि RNCC नर्सिंग कोचिंग का जो ऑफिशियल ऐप है, ऐप का लोगो आपके सामने है। तो इस ऐप के अंदर आपको जो क्या मिलेगा, MNS एग्जाम स्पेशल 40 मॉडल टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे सोल्व करने को मिलेंगे, जिसके अंदर डेली 1 लाइव मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पे जो है वो हम कंडक्ट करवा रहे हैं बेस्ड ऑन MNS एग्जाम पैटर्न। ठीक है, स्पेशली ये किसको टारगेट रहेगा, अपने MNS एग्जाम के पैटर्न को ये टारगेट रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी जो है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं MNS की, वो जरूर एक बार इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और आपका जो इस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप कर सकते हैं इससे। ठीक है, रियल टाइम एग्जाम यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्या है, बेस्ड ऑन MNS एग्जाम पैटर्न, जो आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है, उस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। डेली 1 टेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, टोटल कितने मिलेंगे, 40 मॉडल टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। काफी सारे बच्चों ने एनरोल किया है, तो आप भी उनमें आके अपनी लाइव रैंकिंग देख सकते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हो। ओके, इसके अंदर होगा क्या, डेली 1 लाइव प्री MNS एग्जाम रहेगा, 150 MCQs आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ में बेसिक नर्सिंग, क्लिनिकल स्पेशलिटी, जनरल इंटेलिजेंस के MCQ, इंग्लिश के यहाँ पे सेक्शंस इंक्लूड किए गए MCQ के अंदर। ठीक है, और मल्टीपल अटेम्प्ट यहाँ पे हो सकते हैं, अगर आप लाइव नहीं दे पा रहे हैं उसके बाद मल्टीपल अटेम्प्ट यहाँ पे अलग से दे सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी ऐप के लिए, ऐप में आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आपको ये सब सारा कोर्स वहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा और भी कोर्सेज हमने यहाँ पे लॉन्च कर रखे हैं नोट सेट के लिए, तो उन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट MCQ अपना, which of the following nursing interventions is the most appropriate for the client who has developed respiratory alkalosis due to hyperventilation। पूछा गया आपसे कि कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा ऐसे क्लाइंट के लिए जिसे क्या डेवलप हुआ है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, और वो क्यों डेवलप हुआ है, हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, जो कि हमने देखा था अभी लास्ट MCQ में। ऑप्शंस है
एनकरेज स्लो डीप ब्रीथ, आपको क्या करना है, इंटरवेंशन करना है ताकि उसका एल्कोलिसिस ट्रीट हो। उसको पेशेंट को एनकरेज करना है कि आप जो है स्लो और डीप ब्रीथ लीजिए। स्टार्ट लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी, एडमिनिस्टर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर एडमिनिस्टर लिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। क्या रहेगा यहाँ पे आंसर? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो अगेन वो यहाँ पे क्या देखने को मिला है, कम देखने को मिला है ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। तो उसे हम कहेंगे कि आप क्या कीजिए, स्लो आपको ब्रीथ करना है और डीप ब्रीथ करना है, जिससे कि CO2 रिटेंशन होगा बॉडी में और अल्टीमेटली क्या ट्रीट होगा, एल्कोलिसिस ट्रीट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, एबीजी एनालिसिस ऑफ एन पेशेंट इज एज फॉलोज। एक पेशेंट है जिसका आर्टेरियल ब्लड गैस हमने किया और उसका एनालिसिस हमें मिला है जो कि इस प्रकार है, पीएच उसका 7.29, PCO2 47 है, HCO3 यहाँ पे कितना है, 24। उसके बाद में दिस कैन बी इंटरप्रिटेड एज, अब आपको बताना है कि वो कौन से प्रकार का एसिड बेस इम्बेलेंस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। किस प्रकार से आप इसको इंटरप्रेट करोगे, क्या रहेगा आंसर? एक एमसीक्यू एसिड बेस इम्बेलेंस से आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसिडोसिस की। तो देखो पीएच की वैल्यू अगर आपको दी गई यहाँ पे 7.29, तो मतलब ये इसकी नॉर्मल लिमिट से कम है, तो ये क्या होगा, एसिडोसिस होगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या दिया है, PCO2। ठीक है, PCO2 कितना है, 47। मैंने आपको बताया था CO2 का लेवल जब इंक्रीज होता है, ठीक है, तो क्या होता है, एसिडोसिस होता है। और CO2 जो होती है वो कहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होती है, रेस्पिरेटरी में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो एसिडोसिस होता है तो हमेशा CO2 का लेवल जो है वो बढ़ता है, कौन सी कंडीशन के अंदर, रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर। और अगर रेस्पिरेटरी में ही एल्कलोसिस होगा तो क्या देखने को मिलेगा आपको, पीएच यहाँ पे क्या होगी, बड़ी हुई देखने को मिलेगी और CO2 यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि CO2 किस नेचर की गैस होती है, एसिडिक नेचर की गैस होती है, इसलिए आंसर क्या रहेगा अपना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो पीएच जो है यहाँ पे 7.35 से नीचे की पीएच होगी तो वो किसमें इंक्लूड होती है, एसिडोसिस के अंदर। साथ में CO2 का लेवल भी जो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है, इसलिए आंसर क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट इज ऑन फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। पेशेंट किस पे है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग बाय द नर्स इंडिकेट एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन टू वाइटल ऑर्गन्स। देखिए क्या पूछा गया है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी कंटिन्यू चल रही है पेशेंट के लिए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको देख के लग रहा है कि जो एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है वाइटल ऑर्गन्स का। ब्लड प्रेशर रीडिंग फ्रॉम 50/32, 80/15 एन आर, सेंट्रल वेनस प्रेशर रीडिंग 2 सेंटीमीटर S2O, pulse rate of 120 and 110 in 15-minute period, यूरिन आउटपुट इज 30 ml in an hour। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पर?
तो देखिए, जब कभी भी फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात की जाती है, तब हमेशा आपको आंसर किस पे जाएगा? यूरिन आउटपुट। अगर ऑप्शन में यूरिन आउटपुट नहीं तो सेकंड किस पे जाएगा? वेट पे, बॉडी वेट पे। ठीक है? अगर बॉडी वेट मेंटेन हो रहा है, गेन हो रहा है, मतलब हाइपोवोलेमिया था, बॉडी वेट कम रहेगा। फ्लूइड दे रहे हैं, बॉडी वेट मेंटेन हो रहा है, तो अच्छा वहाँ पे फ्लूइड स्टेटस इंप्रूव हो रहा है। साथ में 30 ml पर आवर अगर फ्लूइड वॉल्यूम है पेशेंट का, तो वो यहाँ पे एडिक्वेट यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन माना जाता है, तभी 30 ml पर आवर जो यूरिन आउटपुट होता है पेशेंट में। तो ये आपका आंसर होगा इस एमसीक्यू का, ऑप्शन नंबर टी। The ability of an organism to maintain internal stability to compensate for environmental changes is termed as। कोई ऑर्गेनिज्म उसकी ऐसी एबिलिटी है कि वो मेंटेन कर सकता है अपने इंटरनल स्टेबिलिटी को। बाहर का एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है फिर भी उसके अंदर की इंटरनल स्टेबिलिटी है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। इस प्रकार की एबिलिटी को हम क्या कहेंगे? एडेप्टेशन, होम्योस्टेसिस, टॉलरेंस या फिर सर्वाइवल। तो देखिए यहाँ पर जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये जो डेफिनेशन आपको बताई गई थी, एक इसकी डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या होता है? मेंटेन करता है किसके? बॉडी के बैलेंस को। कौन सी बॉडी में? इंटरनली। ठीक है, इंटरनली बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या करता है? बैलेंस मेंटेन करता है आउटर एनवायरनमेंट से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। इफ ए पेशेंट डेवलप एनाफाइलेटिक रिएक्शन टू एन आईवी मेडिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ ए नर्स। एक पेशेंट है जिसको कुछ आईवी मेडिकेशन दी गई थी, उस आईवी मेडिकेशन से उसको क्या होगी? एनाफाइलेटिक रिएक्शंस हो गई, एलर्जिक रिएक्शंस हो गई, हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो रेस्पॉन्स में इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा नर्स का? एज ए नर्स आपका इमीडिएट रेस्पॉन्स क्या रहेगा अगर आपके पेशेंट को आईवी मेडिकेशन से एनाफाइलेटिक रिएक्शंस हो गई है? तो कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प, स्टॉप द मेडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली, एडमिनिस्टर IM एपिनेफ्रिन, या फिर स्टार्ट द CPR। तो देखिए ये जो एमसीक्यू है काफी बेसिक एमसीक्यू है। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर रिएक्शंस अगर अपनी बॉडी में हो रही है किसी भी मेडिकेशन से या फिर किसी भी प्रोसेस से, तो उसे हमें क्या करना है? इमीडिएटली स्टॉप करना है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जाएगी ऑप्शन नंबर बी। सेकंड प्रायोरिटी आपकी जाएगी कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प। थर्ड प्रायोरिटी आपकी क्या जाएगी? जो है इसके आगे की जो प्रोसेस जो आपको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको जिस जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे प्रोवाइड करवाता है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें अगेन हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एमएनएस से रिलेटेड। ठीक है, और साथ में क्लासेज जो है वो BHU नोट सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स नोट सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए क्लासेज इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मगर टारगेट अपना सबसे पहला जो वैकेंसी है उसको हम कर रहे हैं एमएनएस को लेके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और डेली एमसीक्यू सोल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।